नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत ही गंभीर विषय पर बात करने वाले हैं। वो विषय है लैंडलॉर्ड्स का प्रॉपर्टी के प्राइसेस को एक्सपोनेंशियली इन्फ्लेट करना और टेनेंट्स को डिपॉजिट देते टाइम हैरेस करना। अभी मैं एक आर्टिकल देख रहा था पिछले हफ्ते, जिसमें ये बताया गया है कि बेंगलोर में पोस्ट कोविड रेंटल्स इतने ज़्यादा अप्रिशिएट कर गए हैं या फिर आर्टिफिशियली इन्फ्लेट करते जा रहे हैं कि एक आम आईटी इंजीनियर भी या फिर एक बहुत अच्छा आईटी इंजीनियर भी उनको अफोर्ड शायद हम नहीं कर पा रहा है। जो इनका अप्रिसिएशन हो रहा है रेंटल्स में, एनुअली जो इंक्रीमेंट करता था मोस्टली वो करता था 5% टू 11%। 11% भी कभी कभार की करता था, कई केसेस में लैंडलॉर्ड्स उसको इंक्रीमेंट नहीं करते थे। अभी ये हालात ये हो गए हैं कि कोई 50% मांग रहा है, कोई 70% मांग रहा है, कोई 90% मांग रहा है। एक लैंडलॉर्ड ने तो एक अपार्टमेंट के लिए 5 लाख रुपए की डिमांड करी डिपॉजिट की। 1 साल 1.5 साल तक का डिपॉजिट ही लेते हैं सिक्योरिटी का। वो एक नॉर्म बन गया बेंगलोर में। नॉर्थ इंडिया में ये महामारी नहीं है, मगर जल्दी यहाँ पर भी देखी जा सकती है। अब प्रॉब्लम ये है कि एक तो डिपॉजिट इतना ज़्यादा देना भी मुश्किल है, सैलरीज आईटी की बढ़ नहीं रही हैं, 2-3 साल से सैलरीज नहीं बढ़ रही हैं, मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, कंपनी चैलेंजेस फेस कर रही है, एम्प्लॉयज़ की जॉब सेव करना चाहते हैं वो इसलिए इंक्रीमेंट नहीं दे रहे हैं। तो बहुत सारे रीजंस हैं, मगर इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है। मगर ये महा इन्फ्लेशन इसमें हो गया है और इस पर कोई चेक नहीं है, क्योंकि मोस्टली जितने भी लैंडलॉर्ड्स होते हैं वो नेटिव्स होते हैं, और नेटिव्स नहीं भी होते हैं तो अगर वो वहाँ पर प्रॉपर्टी बनाए हैं तो वहीं का वोट देते हैं, तो दे आर द वोट बैंक। इसीलिए शायद ये मुद्दा कभी असेंबली वगैरह में नहीं जाता है। अब समस्या ये है कि किसी तरह से कोई बंदा डिपॉजिट दे भी दे तो जब वो वापस करता है, थोड़ा मोड़ा तो रिपेयर कॉस्ट ये सब जो है, पेंटिंग कॉस्ट भी चार्ज करते हैं वो, उसमें भी वो बोलते हैं कि 1 लाख रुपए का पेंटिंग देना पड़ेगा। ये सब तो होता ही था, मगर उसके बाद भी अब ये ट्रेंड है कि वो पैसा ही वापस नहीं दे रहे हैं, पूरा पूरा डिपॉजिट खा जा रहे हैं। अब मैं अपनी पर्सनल कहानी बताता हूँ। 2019 में जैन में मैं बेंगलोर में शिफ्ट हुआ पुणे से। वहाँ पर मैंने काफ़ी मकान ढूंढे, कोई 2 लाख डिपॉजिट मांग रहा है, कोई 3 लाख मांग रहा है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि जल्दबाजी में फंसने से अच्छा है छोटा इंडिपेंडेंट जो एक कॉन्सेप्ट होता है बिल्डर फ्लोर वाला, उसमें फैसिलिटीज़ कम होती है, पार्किंग भी नहीं होती, मगर फिर भी मैंने सोचा कि फॉर अ टाइम बिंग हम एक छोटा फ्लैट ले लेते हैं 500 स्क्वायर फीट का, जिसका डिपॉजिट 50,000 था, रेंट था कुछ 13-14 हज़ार रुपये। तो वो हमने लिया। तो काफ़ी मुश्किल था रहना, मगर फिर भी पैसे को देखते हुए कि स्लोली हम अच्छा एक फ्लैट ढूंढेंगे। 1-1.5 साल में वहाँ रहा, फिर कोविड शुरू हो गया। कोविड शुरू हो गया तो मैं अपने नेटिव आ गया। नेटिव आने के बाद यहाँ पर वहाँ मैंने लॉक कर दिया था, और मैं उसका टाइम टू टाइम मंथली पूरे 1 साल तक रेंट देता रहा, ऑनलाइन ट्रांसफ़र करता रहा विदाउट एनी क्वेश्चन आस्क। कम कर लो या कुछ कर लो, बाकी काफ़ी लैंडलॉर्ड्स ने कम भी किया था, मगर मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने कहा ठीक है, दे रहे इतना बड़ा अमाउंट नहीं है। उसके बाद पता क्या है कि मैंने कंपनी चेंज कर ली, तो जो मेरी कंपनी थी वो परमानेंट रिमोट दे रही थी उन दिनों। तो देर वॉज नो रीज़न टू बी इन बेंगलोर। तो मैं वहाँ पर कोविड का होने के बाद गया, वहाँ से सारा सामान अपना कोरियर के थ्रू, अग्रवाल पैकेज के थ्रू वापस भिजवाया। फिर मैंने डिपॉजिट की जब डिमांड करी, तो जो लैंड लेडी थी वो बोलती है कि आई विल बी ट्रांसफरिंग इन 3-4 मंथ्स, 3-4 वीक्स सॉरी। तो मैंने बोला ठीक है चलो, आज तक इनसे कुछ ज़्यादा इशू नहीं हुआ है। तो मैंने कहा ठीक है, ये मेरा अकाउंट है, यू कैन डू यूपीआई और अकाउंट ट्रांसफ़र। मैं आ गया। अब मैं वापस आने के बाद मैं उसको मंथली फॉलोअप करता रहा। वीकली किया पहले, वीकली को जवाब नहीं मिला, मंथली फॉलोअप करता रहा। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना हो गया, और कोई पैसा वापस आने का सवाल ही नहीं उठ रहा था। मैं बहुत परेशान हूँ। तो मैंने ये सोचा कि ऐसा क्यों ना किया जाए, एक बार वकील से सलाह ली जाए। तो मैं वकील से सलाह लेने के लिए गया। वकील ने बोला कि इसको एक नोटिस भेजते हैं हम और देखते हैं क्या होता है। तो उसने मेरे से 1200 रुपये चार्ज किए, एक लीगल टर्म्स में नोटिस भेजा। एक्चुअली वो कोर्ट का नोटिस नहीं था, वो जस्ट एक इन्फॉर्मेशन था कि अगर यू आर नॉट गोइंग टू पे बैक द डिपॉजिट, वी विल बी गोइंग विद द प्रॉपर लॉ एंड मे बी सेंडिंग द एक्चुअल नोटिस फ्रॉम द कोर्ट।
उसको मैंने भेजा तो वहाँ से वो रिजेक्ट कर दिया। उसने देखा लेटर, मगर वो बोल दिया एड्रेस इनकरेक्ट बोल के वापस आ गया। मगर 2-4 दिन बाद, मे बी 1 हफ्ते बाद, मेरा सारा अमाउंट मेरे यूपीआई में ट्रांसफ़र कर दिया था। तो फिर मैंने एनालाइज़ किया कि हुआ क्या होगा। तो उस बंदी ने वो नोटिस देखा होगा, फिर उसने कैलकुलेशन किया होगा कि ये बंदा यूपी से ये नोटिस भेजा है, तो अगर इसने रियली में भेज दिया नोटिस तो मेरे को फ्लाई करके जाना होगा, जिसमें 7-8-9 हज़ार रुपये का फ़्लाइट का खर्चा, फिर 1 हफ्ता 10 दिन रहना पड़ेगा, तो उसका भी 2-3 हज़ार पर डे के हिसाब से उसका मेरे जो डिपॉजिट से भी ज़्यादा खर्चा डेफिनेटली हो रहा था, और बहुत ज़्यादा भी हो सकता था, डिपेंडिंग ऑन कि मैं कितना सीरियसली उसको परसू करता हूँ। और इसमें एक मिस्टेक था हमारी साइड से कि मैंने रेंटल का भी रिन्यू नहीं करवाया था 1 साल के बाद। उसके बावजूद जो मेरे पास जो फर्स्ट रेंटल एग्रीमेंट था स्टैम्प पेपर वाला, जिसकी कुछ ज़्यादा मान्यता भी नहीं होती, उसी के बेसिस पे ये नोटिस भेजा गया और सारा पैसा वापस आ गया। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है सभी लोगों से कि एक तो बहुत हाइपर इन्फ्लेटेड फ्लैट्स के जिनके भी रेंट हाई हैं, डिपॉजिट हाई हैं, उनको अवॉइड करें। नहीं अवॉइड हो रहा है तो रेंटल एग्रीमेंट हमेशा बना के रखें। और इन केस लैंडलॉर्ड डिपॉजिट देने से मना करता है, किसी वैलिड रीज़न से करता है, तो ठीक है, यू कैन ऑलवेज टॉक अबाउट इट, उतना डिडक्शन दे सकते हो। मगर अगर वो ग्रीडी हो जाता है, बेईमानी पे आ जाता है कि मैं वापस ही नहीं करूँगा कुछ भी, बहाने दे रहा है कि मैं तो अभी यूएस में हूँ, मैं ट्रांसफ़र नहीं कर पाऊँगा एंड ब्ला ब्ला ब्ला, तो उस केस में यू कैन टेक दिस स्टेप, उसको नोटिस भेजो। रेंटल एग्रीमेंट की कॉपी अगर वैलिड है, नोटराइज भी हो तो बहुत बढ़िया रहेगा, नहीं भी है तो भी भेजो, और देर इज़ 99% चांस कि तुम्हारा पैसा वापस आ जाएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं इस सलाह के साथ ये वीडियो एंड करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।